हम लोग सीखने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। तो ये क्या होता है? ये होता है, सपोज करो हमारे पास यूरेनियम और थोरियम के न्यूक्लियस हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करते हैं? अपने आप को स्टेबल करेंगे। तो जिस नेचुरल प्रोसेस के थ्रू स्टेबल करते हैं उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो लिखिए लाइन, unstable nucleus like thorium, uranium, etc. gain stability by a natural process, underline है, natural process which is known as radioactive process। अब मान लो हमारे पास यूरेनियम का अगर 1 ग्राम भी है, तो उसमें एवोगैड्रो के बराबर, तो मान लो ये एक सैंपल है, इसमें यूरेनियम के 1 ग्राम भी है ना, 1 ग्राम का, अगर 1 ग्राम भी है तो भी उसको अगर मोल में कन्वर्ट करके एवोगैड्रो मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, मान लो यूरेनियम के या थोरियम के या किसी के भी हो, इससे मतलब नहीं है कि सिर्फ यूरेनियम, किसी के भी हो, ये कौन जानता है इसमें यूरेनियम है कि थोरियम है? यूरेनियम होगा तो 100% यूरेनियम थोड़ी होगा, कुछ मिक्स भी हो सकता है कुछ थोरियम उसके साथ साथ। तो मान लो किसी टाइम टी पे इस पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस n के बराबर थे टाइम टी पे। तो ये जो न्यूक्लियस हैं, ये जो डीके करते हैं, अल्फा बीटा गामा डीके जो करते हैं और कन्वर्ट होकर दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं, तो उसका जो रेशियो है, उसका रेशियो करो, डीके करने का जो रेट है, रेट ऑफ डीके बोलते हैं उसको, या रेट ऑफ डीके को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, या एक्टिविटी ऑफ सैंपल इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक ही बराबर होता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस डी एन बाई डी टी, ये एन का जो डीके करने का जो रेट है, वो डी एन बाई डी टी होगा, और ये प्रोपोर्शनल होता है कि कितने न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दैट टाइम। ये तो सही भी तो है। मान लो एक गांव में 1 करोड़ लोग रहते हैं और हर महीने में 2 लोग मरते हैं, तो अगर उस गांव की संख्या 2 करोड़ हो गया ना, तो मरने वालों की संख्या भी 4 करोड़ हो जाएगी, 4 करोड़ का रहा 4 हो जाएगी पर मंथ। स्टैटिक्स, तो जितनी ज्यादा संख्या होती है स्टैटिक उतना ही अच्छा होल्ड करता है। तो स्टैटिक की खासियत है कि सैंपल्स में जो एलिमेंट्स होने चाहिए उनकी संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और ये तो एवोगैड्रो के बराबर संख्या है ना, तो बहुत ज्यादा न्यूक्लियस है, तो इनमें तो स्टैटिक और अच्छे से काम करेगी कि जो रेट ऑफ डिके है किसी टाइम टी पे, वो उसी टाइम का, उसी अंडरलाइन है, वो उसी टाइम के नंबर ऑफ न्यूक्लियस के प्रोपोर्शनल होगा, तो होल्ड करेगा। प्रोपोर्शनली हटा दो तो क्या बनेगा, लैम्डा इंटू एन, लैम्डा इज कांस्टेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूं लैम्डा इंटू एन। इस लैम्डा को हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट। लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट, इसको ध्यान रखोगे। लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट, अलग से लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट, इसलिए। अच्छा, ये एक्टिविटी ऑफ सैंपल है। अगर एक्टिविटी ऑफ सैंपल निकालना तुम्हें किसी टाइम पे, तो तुम क्या करोगे, उस टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकालना, लैम्डा मल्टीप्लाई करना, आ गया आंसर। एक और चीज, स्पेसिफिक एक्टिविटी वर्ड यूज कर रहा हूं, स्पेसिफिक एक्टिविटी, इसको डिफाइन किया गया है
एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम सैंपल, 1 ग्राम सैंपल की एक्टिविटी को स्पेसिफिक एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम सैंपल, एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम सैंपल इज स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो जब भी मैं कहूंगा कि स्पेसिफिक एक्टिविटी बताइए, तो तुम क्या करोगे, 1 ग्राम सैंपल की एक्टिविटी निकालोगे, आ जाएगी स्पेसिफिक एक्टिविटी। इसी भी तुम्हें याद करना होगा। अब देखो ये जो दिया हुआ है ना, इस n किधर भेजो। अच्छा मान लो इस सैंपल में t बराबर 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस n नॉट थे और t टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस n हो गए, तो मुझे इस n को निकालना है। तो क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो बनेगा माइनस dn अपान n, माइनस n इधर भेज दो, तो ये dn अपान n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। नाउ इंटीग्रेशन, t बराबर 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस n नॉट थे, देखो t बराबर 0 पे n नॉट है और t टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस n है, तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, n यहां से आएगा ln n अपान n नॉट बराबर माइनस लैम्डा टी, लॉग हटा दो, तो इससे बनेगा n बराबर n नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी बन जाएगा, इससे बन जाएगा। एक और चीज, कुछ टर्म इसमें और डिफाइन किया जाता है, जैसे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से। हाफ लाइफ होता है कि कितने समय में इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस पहले के आधे हो जाए, द टाइम आफ्टर विच नंबर ऑफ न्यूक्लियस बिकम्स हाफ इज नोन एज हाफ लाइफ। तो n मान लो t के जगह पे t हाफ रखोगे, तो n की जगह पे क्या लिखोगे, n नॉट बाई टू लिखोगे, n नॉट बाई टू, तो ये हो जाएगा कितना, 1 बाई टू, n नॉट से नॉट कट जाएगा, बनेगा e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ बनेगा, दोनों तरफ लॉग ले लो तो बनेगा ln टू इक्वल्स टू लैम्डा टी हाफ, ये ln 1 बाई टू बनेगा एंड दिस इज माइनस ln 1 बाई टू, और माइनस इस माइनस को कट कर देगा, बना देगा इतना, इससे टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln 2 अपान लैम्डा बन गया। तो टी हाफ की वैल्यू तुम अलग से ध्यान रखोगे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ln 2 अपान लैम्डा, या इसी की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा, इसको तुम्हें अलग से ध्यान रखना है। तो जब भी मैं पूछूंगा हाफ लाइफ बताइए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लोगे, आंसर हो जाएगा ln 2 अपान लैम्डा। इसमें एक और टर्म्स मान लो अलग से ध्यान रखोगे, इनिशियल नंबर न्यूक्लियस n नॉट है, तो यहां से n नॉट बाई टू जाने में आधा समय, इतना समय लगेगा, t1 हाफ का और लगेगा। सिमिलरली n नॉट बाई टू से n नॉट बाई फोर जाना है, तो भी तुम्हें आधा हुआ ना, तो t1 अपान हाफ ही टाइम लगेगा, ये टाइम एकदम सेम लगेगा। और अगर n नॉट इसका आधा जाना है, तो ये भी क्या लगेगा, t हाफ ही टाइम लगेगा। ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे, मतलब इससे तो मतलब नहीं है कि इस n नॉट से क्या, n नॉट से आधा जाने में कितना लगेगा, वैसे ही इस वाले से यहां तक जाने में आधा लगेगा, ये सब टाइम आपस में इक्वल होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखो टी हाफ के फॉर्मूले में कहीं भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस नहीं है, ln 2 अपान लैम्डा है, लैम्डा इज कांस्टेंट। तो कोई भी सैंपल किसी भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे है, उसके आधा होने में समय इक्वल लगेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। एक और बात, ये जो फॉर्मूला है ना, मान लो ये t बराबर 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस n नॉट थे, t टाइम पे n है, तो अगर मैं ये तुमसे पूछूं कि यहां से यहां तक जाने में कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ लगे, कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ लगे, यहां से यहां तक जाने में कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ लगे, जैसे क्या है, हाफ लाइफ है 2 घंटा और 10 घंटे में कितने हाफ लाइफ लगे, तो 5 लगे, 10/2 वही है, t बराबर 0 से t टाइम तक जाने में कितने हाफ लाइफ लगे, दिस इज स्मॉल n, देन स्मॉल n इज t टाइम का डिफरेंस डिवाइड बाई t हाफ। ठीक है, यहां से t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी n इंटू टी बाई टू, t की वैल्यू n इंटू टी बाई टू, t 1/2 लिखेंगे, 1/2। अब इसको उठा के तुम चाहो तो इस फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हो, तो मैं इसको हटाया इंटीग्रेशन और एक नया फॉर्मूले को डेवलप करने के लिए, तो लिखा n बराबर n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा
माइनस लैम्डा टी। अच्छा, टी के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एन इंटू टी हाफ, एन इंटू टी हाफ, और टी हाफ के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एल एन टू अपॉन लैम्डा, एल एन टू अपॉन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये बन गया एन बराबर एन नॉट ई का पावर, इस माइनस को जब अंदर भेजोगे, एल एन टू के अंदर जब माइनस भेजोगे तो 1/2 बन जाएगा, और एन को उधर भेजोगे तो बन जाएगा एल एन 1/2 का पावर एन बन जाएगा। और ये है ई टू द पावर एल एन एक्स जैसा, अब तुम्हें पता है ई टू द पावर एल एन एक्स की जो वैल्यू होती है दिस इज एक्स, मतलब ये कॉपी पेस्ट हो जाता है यहाँ पे। वैसे ई टू द पावर एल एन ये एक्स है पूरा, तो इस सबके जगह पे सिर्फ इतना आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एन नॉट 1/2 का पावर एन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। तो इसके बाद हम एक नया फॉर्मूला लिखा जा रहा है, तुम्हें इसको याद करना होगा। n is equals to n naught e to the power minus lambda t, this is equals to n naught 1/2 का पावर n। जहां पे स्मॉल n जो होता है दिस इज t अपॉन टी हाफ, दिस इज t अपॉन टी हाफ, स्मॉल n को बोलते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इसको ध्यान रखेंगे, स्मॉल n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, स्मॉल n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ लिख लेंगे और इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट है कि कौन कब यूज किया जाता है, ये कब यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं। इस फॉर्मूले को तब यूज करना व्हेन टी हाफ इज गिवन, जब टी हाफ क्वेश्चन दिया गया हो तब इसका यूज करना, क्योंकि नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालना इजी हो जाएगा। और इसका यूज तब किया जाता है जब डिसइंटीग्रेशन डीके कांस्टेंट दिया गया हो, डीके कांस्टेंट गिवन हो, तो डीके कांस्टेंट गिवन हो तो इसका यूज करना, और जब हाफ लाइफ गिवन हो तो तुम इसका यूज करना। ठीक है, एक और चीज इसमें n क्या है, n है नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट टाइम t, अंडरलाइन है प्रेजेंट, लिखो कैपिटल N इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट टाइम t, कैपिटल N इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट टाइम t। n नॉट क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट इनिशियल टाइम, n नॉट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट इनिशियल टाइम। गुड। अब कोई पूछे कितने न्यूक्लियस डीके कर गए, यही तो n नॉट शुरू में थे और n प्रेजेंट है तो कितने डीके कर गए, n नॉट माइनस है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस डीके, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डीके, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डीके इज n नॉट शुरू में थे और n बचे हैं, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। एक और चीज, इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता है n वर्सेस t का, तो ग्राफ ऐसे चलेगा, इनिशियल इज n नॉट और इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा जीरो होने में, क्योंकि n को जीरो होना होगा तो t को इन्फिनिटी पहुंचना पड़ेगा, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज जीरो, तो इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा जीरो होने में। तो कोई भी सैंपल हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, टाइम टेकन टू कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट इज इनफाइनाइट, इज अप्रोचिंग इनफाइनाइट। ठीक है, तो इतनी चीजें हम ध्यान रखेंगे। कुछ चीजें और, देखो ये है, अच्छा ये जो रेट ऑफ डिके है ना, रेट ऑफ डिके आर जो लिख रहा हूँ, एक्टिविटी ऑफ सैंपल लैम्डा एन लिख रहा हूँ, इस एन के जगह पे, इस एन के जगह पे मैं इसका यूज कर सकता हूँ, एन नॉट इक्वल माइनस लैम्डा टी, यहाँ पर रख दो। तो ये रेट ऑफ डिके जो आर है, आर बनेगा आर इक्वल टू लैम्डा इंटू एन ये है ना, रख दो एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और लैम्डा इंटू एन नॉट पता है क्या है, ये इनिशियल रेट ऑफ डिके है, भाई लैम्डा इंटू एन टी टाइम का रेट ऑफ डिके है, तो लैम्डा इंटू एन नॉट क्या होगा, एन नॉट इनिशियल है ना, तो इनिशियल रेट ऑफ डिके क्या आएगा, मतलब तुम यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आर इज इक्वल टू इनिशियल डिके का रेट
माइनस लैम्डा टी या आर नॉट, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हो 1/2 का पावर n। तो जो इसमें चलता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में, वही चीज इसमें भी चलता है, तो इसको भी तुम्हें अलग से ध्यान रखना होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें इनिशियली रेट ऑफ डीके पता है तो इस फॉर्मूले के साथ से तुम टी टाइम का रेट ऑफ डीके निकाल सकते हो। हालांकि रेट ऑफ डीके निकालने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक तो इसके सहायता से निकाल सकते हो और दूसरा यहां से निकाल सकते हो। एन पता कर लो, लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, आगे आंसर। ओके, उसके बाद एक टर्म इसमें यूज किया जाता है, वो है एवरेज लाइफ। दैट इज एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिफाइन किया गया है इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एन डिवाइड बाई एन नॉट, इससे डिफाइन किया गया। जैसे किसी गांव में सपोज करो 10 लोग रहते हैं, पूछे एवरेज लाइफ बताइए, एक का कितने साल का रहेगा, कितना साल जिंदा रहा, दूसरा कितना साल जिंदा रहा, तीसरा कितना साल, चौथा कितना साल, सबका जोड़ दो और नंबर ऑफ न्यूक्लियस से डिवाइड कर दो, आगे एवरेज लाइफ। वही ये भी है, डीएन न्यूक्लियस टी टाइम तक जिंदा रहे, तो टी इंटू डीएन इंटीग्रेशन, इसलिए कि जितने न्यूक्लियस है सब पे आ जाए, इसका मल्टीपल, और एन नॉट से डिवाइड कर दो। इसको याद ही रखना। तो दिस इज द एवरेज लाइफ फार्मूला। अब तुम क्या करो, यहां से डीएन की वैल्यू प्लेस कर सकते हो, किसको, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, डीएन उठा के यहां प्लेस कर दो। उसके बाद ये टाइम के टर्म में आ जाएगा, और लिमिट यहां से 0 से लेके इन्फिनिटी लगा दो, क्योंकि इन्फाइनाइट समय लगेगा ना, कुछ न्यूक्लियस इन्फाइनाइट टाइम तक जिंदा रहेंगे। तो 0 से इन्फिनिटी लिख दो, कर दो इसको इंटीग्रेट। जैसे इंटीग्रेट करोगे ये वैल्यू हो जाएगी 1/tau, 1/tau, और 1/tau करो 1/λ, इंटीग्रेट करने के बाद 1/λ आ जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू यहां से लैम्डा क्या लिख सकते हो, टी हाफ के टर्म में, टी हाफ बराबर क्या है ln2/λ है, तो लैम्डा बराबर क्या होगा ln2/t हाफ। तो यहाँ पे जब ln2/t हाफ लिखोगे, टी हाफ, तो 1/ln2/t हाफ ऊपर चला जाएगा, और 1/ln2 की वैल्यू होती है 0.693, तो 1/0.693 की जो वैल्यू होती है वो जाती है 1.44 इंटू टी हाफ में कन्वर्ट हो जाता है। इसको भी तुम लोग अलग से ध्यान रखोगे इस फॉर्मूले का, कि एवरेज लाइफ का फॉर्मूला होता है रेडिएटिव सैंपल पे टी डी एन अपॉन एन नॉट 1/λ, या इतना एवरेज लाइफ। ठीक है, एक और चीज में अलग से ध्यान रखना होगा, मैं बता दूं ये। अच्छा, अभी तुरंत मीटिंग एंड हो जाएगी, तो विख्यात हम ये बता रहे थे, कुछ लिखवाया था लिख लिए होगे तुम। एक और चीज है, मान लो लिखो एन बराबर एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो मैंने क्या किया, ए नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, एवोगैड्रो से, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल बन गया टी टाइम पे, ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल है। अब मैंने इसे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये तो मास आ गया, मोलर मास पढ़ेगा तो मास नहीं आ जाएगा, तो ये क्या है, इनिशियल मास है। मतलब तुम ये फॉर्मूला मास के टर्म में भी यूज कर सकते हो, तो अलग से इसको ध्यान रखोगे तो। एम बराबर एम नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, इसी को अगर आगे बढ़ा दो तुम तो ये आएगा एम नॉट 1/2 का पावर एन, जहाँ एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। देखो वेयर स्मॉल एम इज mass of radioactive object at time t, where small m is mass of radioactive object at time t, small m is mass of radioactive object at time t, and m naught is initial mass of radioactive material, initial mass of radioactive material। बस
फार्मूले के नाम पे हम लोग इतना याद रखेंगे, क्वेश्चन करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल है यूरेनियम का, यूरेनियम 235 का सैंपल है, और इसमें जो मास दिया गया दिस इज 235 ग्राम। यूरेनियम का 235 ग्राम मैंने रखा है अपने पास, जिसका हाफ लाइफ दिया गया 5 इंटू 10⁵ ईयर। लगभग इतना ही होता है यूरेनियम का हाफ लाइफ भी, इतना ईयर से। कह रहा है कि एट टी बराबर 15 इंटू 10⁵ ईयर फाइंड फर्स्ट number of nucleus decay, number of nucleus decay, दूसरा remaining mass of यूरेनियम, यूरेनियम कितना मास बचा हुआ है। थर्ड एक्टिविटी ऑफ सैंपल, इस टाइम पे पता करना है। फोर्थ क्वेश्चन है स्पेसिफिक एक्टिविटी, और बाकी तो वही था, हाफ लाइफ कितना है और एवरेज लाइफ कितना है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। चलो इसको सॉल्व करता है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डीके, कितना डीके कर गया, तो पता करें पहले कितने प्रेजेंट है। फॉर्मूला क्या यूज करोगे, n बराबर n नॉट 1/2 का पावर n यूज करोगे, क्योंकि हाफ लाइफ गिवन है। अब n निकालना पड़ेगा, तो n क्या होगा, इतने टाइम में कितने हाफ लाइफ है, तो 15 इंटू 10⁵ को डिवाइड कर देंगे 5 इंटू 10⁵ में, मतलब 3 हाफ लाइफ आ गए। इस टाइम को डिवाइड किया इससे। अब इनिशियल नंबर ऑफ कितने न्यूक्लियस से निकालना पड़ेगा, तो एन नॉट की जो वैल्यू होगी वो 235 ग्राम है ना, तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मोलर मास भी अगर 235 ही है इसका, तो इतने नंबर ऑफ मोल हो गया, एवोगैड्रो मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 अप्रॉक्सीमेट 6 मान लिया, तो इससे वैल्यू क्या आ गई 6 इंटू 10⁻23 आ गई, एन नॉट निकाल लिया। तो एन की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन यूज करने जा रहा हूँ। एन की वैल्यू क्या आएगी, एन नॉट ए है 6 इंटू 10⁻23 एंड 1/2 का पावर 3, एन की वैल्यू 3 आई है ना, उठा कर रख दो। तीसरी वैल्यू क्या आ गई, अपान 8 आया ना, 8 का मतलब 3/4 इंटू 10⁻23। बट उन्होंने पूछा कि कितने न्यूक्लियस डीके कर गए, तो जो डीके कर गया वो एन नॉट माइनस एन होंगे ना। एन नॉट मतलब तुम्हें इसमें से इसे घटाना है, एन नॉट ए है, इसमें से तुम इसे घटाना है, तो 24 में से 3 घटा दो 21/4 आएगा इंटू 10⁻23, एंड दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड कह रहा है कि रिमेनिंग मास ऑफ यूरेनियम, ठीक है, तो तुम उस मास के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो सीधे। m बराबर क्या, एम नॉट कितना है 235 इंटू 1/2 का पावर n 3 आया था, तो आंसर इज 235/8 ग्राम, इतना बचा हुआ। इसको तुम इससे भी निकाल लेते, इससे ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस आ गया प्रेजेंट एट टाइम टी, इससे नंबर ऑफ मोल निकाल लो। एक बार नंबर ऑफ मोल आ गए तो उसके बाद क्या करोगे, मोलर मास मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा मास। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है एक्टिविटी ऑफ सैंपल, एक्टिविटी, इस सैंपल की एक्टिविटी निकालनी है, तो एक्टिविटी तो रेट ऑफ डीके दिस इज नथिंग बट लैम्डा इंटू एन, लैम्डा निकालना पड़ेगा इससे सहायता से। तो पता है कि टी हाफ जो होता है वो बराबर किसके होता है 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा होता है टी हाफ की वैल्यू। तो यहाँ से लैम्डा क्या आएगा, इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो आएगा कितना 0.693 एंड डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁵ ईयर्स है ना, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको इसी में रहने दो। और एन इतना है, इससे मल्टीप्लाई करो 3/4 इंटू 10⁻23
तो इतना आएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर ईयर, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर ईयर हम आ गया। तो एक साल में इतने न्यूक्लियस डीके हो रहा है इस सैंपल का। फिर कह रहा है एक्टिविटी बताइए, तो एक्टिविटी इज नथिंग बट 1 ग्राम सैंपल की एक्टिविटी, 1 ग्राम सैंपल। तो अगर तुमने इसे कॉपी कर लिया होगा तो मैं इसको इरेज करूंगा। क्वेश्चन 4 बता रहा हूं, इनिशियल एक्टिविटी स्पेसिफिक एक्टिविटी को मान लो आर एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या होगा लैम्डा इंटू एन, लैम्डा तो यही आएगा इंटू एन। एन क्या, 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, 1 ग्राम की एक्टिविटी है ना, स्पेसिफिक 1 ग्राम की होती है। तो 1 ग्राम को डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से 235 से, क्या गया नंबर ऑफ मोल आ गया, एगेड्रो मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल गया इतने न्यूक्लियस, लैम्डा पता है, दिस इज आंसर। इतना काउंट पर ईयर होगा 1 ग्राम सैंपल से। ठीक है, पर सेकेंड बेटर होता है निकालना, पर सेकेंड, क्योंकि एक साल में तो 1 ग्राम वाली चीजें खत्म हो जाएगी ना, तो पर सेकेंड बेटर वर्ड होगा, तो पर सेकेंड बदल लेना, ये एक साल है ना, साल को 365 दिन, 365 दिन इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, समझ गए? गुड, ये क्वेश्चन करता है। ये है क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट है ये, एज ऑफ रॉक, कार्बन डेटिंग, एज ऑफ रॉक, इस पे बेस क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। एज ऑफ रॉक्स नहीं होता है, रॉक होता है, रॉक का एज निकालना। तो ये क्या होता है, क्या होता है, एज निकालना है। जैसे तुम्हारा एज मम्मी पापा बताते हैं कि बेटा इतने साल के हो, वैसे इसका एज पता कर लो। ये क्या होगा, क्या होगा, कुछ तो होगा, क्या होगा, एज निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो ये कहा जाता है कि जिस वक्त भी जिस यूनिवर्स का निर्माण हुआ या जो हुआ, ठीक है, तो जो भी रॉक बने वो पहले रेडियो एक्टिव मटेरियल थे, बेसिकली सब के सब रेडियो एक्टिव मटेरियल थे। बाद में धीरे धीरे स्टेबिलिटी गेन करते 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 स्टेबल हो गए, और ये पाया भी गया कि कुछ रॉक पे जब कुछ पर्वतों पे पहाड़ों पे गए ना, तो हम वहां पे ऐसा पाए कि उसमें यूरेनियम है। तो साइंटिस्ट इस बात को मान लिया कि हो सकता है कि ये जो रॉक का निर्माण हुआ हो शुरू में, तो जब बना हो तो सिर्फ यूरेनियम हो, और आज यूरेनियम लेड में कन्वर्ट होके या किसी और में कन्वर्ट होके आज यूरेनियम का बस इतना ही अमाउंट बचा हुआ है, और डे बाई डे क्या हो रहा है, डे बाई डे स्टेबिलिटी की तरफ, हाँ डे बाई डे सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा है, यूनिवर्स स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा है। तो वही ये भी है एज ऑफ रॉक में। तो आज पता किया गया कि यूरेनियम का इतना अमाउंट है, तो उन्होंने इसके सहायता से उसका एज निकाला, क्योंकि यूरेनियम का हाफ लाइफ उनको पता था। तो कहा गया सपोज करो एक रॉक है, क्वेश्चन तो समझा देता हूं। वी हैव नहीं, सपोज क्वेश्चन है कि सपोज अ माउंटेन वाज फॉर्म ओनली बाय यूरेनियम 235 एंड एट प्रेजेंट मोमेंट, और इस समय पर रेशियो ऑफ यूरेनियम 235 टू लेड इज 1/7, फाइंड एज ऑफ रॉक ऑफ माउंटेन assuming uranium 235 is decay into lead only। सिर्फ यूरेनियम 235 जब कन्वर्ट होता है तो सिर्फ लेड में कन्वर्ट होता है, और इसमें ये दिया गया है गिवन दैट T half is 5 into 10 to the power 5 years। ठीक है, तो इस पे बेस हुए क्वेश्चन खूब पूछता है कभी कोई। तो देखो मैंने तो क्वेश्चन में सिंपल रखा कि सिर्फ यूरेनियम से बना था, और आज यूरेनियम और लेड का रेशियो 1/7 है, तो एज ऑफ रॉक पूछ रहा है। क्योंकि ऐसा भी देखा क्या है कि जब माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था उस समय यूरेनियम और लेड का रेशियो इतना था, और आज यूरेनियम और लेड का रेशियो इतना है, तो बताइए उस समय से लेके अब तक कितना समय लग गया।
पैटर्न यही है। तो हमने क्या किया, t बराबर 0 पे माना कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस n नॉट थे यूरेनियम का, किसी से पूरा नहीं। और ये 1/7 रेशियो कैसे निकाला गया होगा? क्या पूरा माउंटेन को तोड़ ताड़ के निकालोगे क्या? पूरा माउंटेन निकाल खोद दिया, उसके बाद एक एक ढूंढ रहा है, तब तो हो गया तुम्हारा। रेशियो निकालना है ना। कुछ भी इतना सब लो पहाड़ से, और उस सैंपल, इतना सैंपल लो, अरे तुम्हारी मर्जी, 1 ग्राम 2 ग्राम 1 केजी 2 केजी सैंपल लो और लेके लैब में जाओ और देखो कि उस 1 केजी में कितनी यूरेनियम और कितने लेड है। ठीक है, पता चल गया। फिर किसी और जगह से 1 केजी ले लो, मतलब हर कोने से 1 1 केजी लेके करीब 10-12 जगह से 1 1 केजी ले लो और सब में क्या करो, रेशियो चेक कर लो और उसके बाद उनका एवरेज निकाल लो एवरेज। वही क्या है, ये कहलाएगा 1/7 है, तो एवरेज होता है। तो t बराबर 0 पे अगर इस पहाड़ को तुम खोदते रहोगे तुम एक्सपेरिमेंट क्या करोगे, साइंटिस्ट क्या बनोगे तुमको गवर्नमेंट पैसा क्यों देगा, कहेगा कि काम करो वहीं पे जो पहाड़ों पे जो पेड़ उगते हैं ना उनके फल और पत्ते खा लो। तो t बराबर 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस n नॉट है, नाउ t टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस n है। तो यूरेनियम 235 के तो n है, तो लेड के कितने होंगे? अगर यूरेनियम डीके करके पूरा लेड में कन्वर्ट हो रहा है तो लेड का अमाउंट कितना होगा? यूरेनियम का जो अमाउंट है, यूरेनियम का नंबर ऑफ न्यूक्लियस is n and number of nucleus of lead is n naught minus n। n naught थे और n बचे हुए हैं, तो जो खत्म हो गए वही तो लेड है। तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, रेशियो यूरेनियम टू लेड ना, तो यूरेनियम n है, मतलब n अपान n नॉट माइनस n की जो वैल्यू है दिस इज 1/7। सिंप्लीफाई कर दो तो इससे बनेगा 7n बराबर n नॉट माइनस n, तो इससे n की वैल्यू आ गई n नॉट अपान 8। अब फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर दो, ये क्या होता है n नॉट 1/2 का पावर n, तो n नॉट से n नॉट कटेगा, इससे क्या लिखोगे 1/8 आ गया, इट इज 1/2 का पावर 3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू n। n की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 3। n क्या होता है, t अपन t हाफ होता है, और t हाफ क्या दिया गया 5 इंटू 10 का पावर 5। इसका मतलब द टाइम इज, आज का जो समय हो रहा है वो आज का समय है, इतना साल लग गया तब जाके ये रेशियो पे वो माउंटेन पहुंचा हुआ है, एंड दिस इज आंसर। तो इतना साल लगने के बाद 1/7 का रेशियो हुआ है, अदरवाइज वो रेशियो क्या था, रेशियो क्या था, पूरा पूरा यूरेनियम था, लीड नहीं था, तो इनफाइनाइट रेशियो हो जाएगा होता देखो। ठीक है, तो आंसर है दिस वन। तो इसके बाद जब भी तुमसे कहेगा कि एज ऑफ रॉक बताइए, तुम इसी कॉन्सेप्ट का हेल्प लोगे। ठीक है, ऐसे लिख लेना, फिर ये देखना, फिर ये देखना, फिर रेशियो निकालना, सॉल्व करोगे आंसर दे देगा। टेस्ट एक और पैटर्न होता है जो क्वेश्चन आज तक खूब पूछ रहा है, वो है सर लास्ट स्लाइड। अब हम लोग बात करें, एक और क्वेश्चन बहुत पूछता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड काउंट, ब्लड काउंट। ठीक है, तो सपोज करो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या आता है, अब बॉडी में कितना वॉल्यूम है अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है, सपोज करो ये विख्यात है, अब पता करना है कि उसके बॉडी में कितना ब्लड है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, इसके बॉडी में रेडियो एक्टिव सैंपल को इंसर्ट किया जाता है, जिसका हाफ लाइफ कम होता है, वो नीडल के थ्रू इंसर्ट कर दिया गया। उसके बाद 2 घंटे तक छोड़ देते हैं, 2-3 घंटे छोड़ दिया जाता है, इसलिए ताकि उसका डीके होना शुरू हो जाए। हार्मफुल तो है ही, हार्मफुल तो है, बट क्या कोई करे, और बीमारी इतनी ज्यादा आई तो उसको दूर करना पड़ेगा ना। तो ये जो रेडियोएक्टिव सैंपल बॉडी में नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, उसके कंपेरिजन जो दूसरे नुकसान हो रहे थे इतने तगड़े थे कि उनको हटाना जरूरी था, तो इस नुकसान के बदले उस नुकसान को भरपाई कराया गया, भाई उसे खत्म करो ताकि कम से कम बच्चे सही से। तो बॉडी में रेडियोएक्टिव सैंपल इंसर्ट करा दिया गया, फिर 2-3 घंटे तक आ गया, तुम बैठे रहो, 2-3 घंटे तक अपना नुकसान करता रहा। उसके बाद क्या किया गया, बॉडी से 1 ml या 2 ml ब्लड निकाला गया,
अब उस 1 ml या 2 ml ब्लड में जो भी था 2 ही ml होगा, तो उसमें देखा गया कि कितना यूरेनियम अब बचा हुआ है। यूरेनियम नहीं, मतलब जो भी सैंपल होगा, रेडियोएक्टिव मटेरियल होगा, वो कितना बचा हुआ है। यूरेनियम होता तब तो वो तो हाफ लाइफ उसका इतना ज़्यादा है कि वो डिके ही नहीं करता, इनको तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो आधे घंटे 2 घंटे बाद देखा गया कितना रेडियोएक्टिव मटेरियल बचा हुआ है। फिर उसके सहायता से यूनिटरी मेथड लगा के पता कर लिया जाता है कि बॉडी में कितना ब्लड था। ठीक है, और चूंकि रेडियोएक्टिव मटेरियल है तो बार बार डीके करता रहेगा, तो जो उसका एक्चुअल सीन है ना, वो न रह के किसी और में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक टाइम के बाद उस रेडियोएक्टिव मटेरियल की संख्या अप्रोक्सीमेट बहुत ही कम हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी कुछ सालों बाद। तो क्वेश्चन में ऐसा हुआ, सपोज करो मैंने वी inserted 2 gram radioactive sample, देखो मैं इस पर्सन के अंदर एक ऐसा रेडियोएक्टिव मटेरियल डाल रहा हूं जिसका हाफ लाइफ 2 आवर्स है। तो वी इंसर्टेड 2 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इनसाइड ह्यूमन बॉडी। After 6 hours, we have taken 1 milliliter of blood and found 1/20 milligram of radioactive material. Radioactive material. Finds age कह रहा हूँ. Find volume of blood. ठीक है, अब देखो ठीक है, तो भाई 2 ग्राम तो शुरू में डाला, 6 आवर्स बाद कितना बचा हुआ निकालना इस फॉर्मूले से, m बराबर m0 1/2 का पावर n से निकाल लेते। m0 क्या, 2 ग्राम, 1/2 का पावर n, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना आएगा, 6 आवर है टाइम और 2 आवर्स है हाफ लाइफ, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या आएगा 6/2 द 3, तो वैल्यू क्या आ गई, इट इज 1/4 ग्राम। एक्चुअल में 1/4 ग्राम इस समय 2 घंटे बाद बचा होगा, तो 2 ग्राम आपने उसके बॉडी के अंदर डाला, तो 2 घंटे बाद पाया कि 1/4 ग्राम है उसके अंदर बॉडी में। लेकिन 1/4 ग्राम जो है वो भी लीटर में, अगर इस बॉडी, इसके बॉडी के अंदर भी लीटर है, भी ml मान लो, भी ml ब्लड है, तो टोटल बॉडी में भी ml ब्लड है, तो भी ml में ना 1/4 ग्राम है। लेकिन तुम सैंपल कितना लिए हो, 1 ml लियो, बॉडी से 1 ml बाहर निकाले, तो 1 ml में कितना ग्राम होगा, तो 1/4 अपान भी इतना ग्राम होगा। और उन्होंने कहा कि कितना ग्राम है, 1/20 मिलीग्राम है, तो ये 1/4 भी इन ग्राम है ना, तो ग्राम में रहने दो, तो ये ग्राम में बदल लो, तो होना चाहिए क्या, 1/20 इंटू मिलीग्राम है ना, तो ग्राम में बदलो 10⁻⁻⁷ इतना होना चाहिए। सिंप्लीफाई कर दो, तो इसी से आएगा 1/भी की वैल्यू हो जाएगी, ये 4 से 20 बनेगा, 5 इधर और 10⁻³ और इधर जाएगा, तो 5 × 10⁻+3 ml ब्लड होना चाहिए। इसका मतलब कितना लीटर है, सीधा 5 लीटर ब्लड है इसके अंदर, तो आंसर इज 5 लीटर। तो ये सब क्वेश्चन आजकल खूब आ रहे हैं, ठीक है, रेडियोएक्टिव मटेरियल इंसर्ट कर दिया तो इतने घंटे बाद इतने बचे, बताइए क्या, तो तुम इसका यूज कर लोगे। कोई डाउट है तो बताओ। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस पर क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, वो है प्रोबेबिलिटी टू डिके। प्रोबेबिलिटी टू लीव अप टू टाइम टी टाइम तक जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी बताइए। रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ L से।
ये होता है एक्चुअली में। देखो कोई क्या है कि एक गांव में 10 लोग रहते हैं, 2 दिन बाद 2 दिन में 2 लोग चले बसे मर गए। तो कोई पूछे कि 2 दिन तक जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी होती है, 2 दिन तक जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 2 दिन तक कितने लोग जिंदा रहे? 8 लोग, 2 लोग मर गया ना, 8 लोग। सैंपल में कितने एलिमेंट थे? 10। प्रोबेबिलिटी डेटा पॉइंट है। वही ये भी है कि अगर कोई पूछे कि t बराबर 0 पे n नॉट न्यूक्लियस थे और t टाइम पे n न्यूक्लियस है, तो कोई पूछे कि t समय तक जिंदा लीव करने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो t समय तक कितना जिंदा है? अभी n तभी बचे हैं और सैंपल पे n नॉट थे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? n अपॉन n नॉट। अब क्या करो, n की वैल्यू प्लेस कर दो, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, आ गया e की पावर माइनस लैम्डा टी, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का पावर n। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आजकल के बेस क्वेश्चन आता है, आप भी ध्यान रखेंगे। कभी कोई आपसे कहता है कि जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 1/2 का पावर n कर देंगे। और कोई पूछे मरने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस जीने की प्रोबेबिलिटी। जैसे कोई क्वेश्चन में क्या है कि टी हाफ जो है वो 2 आवर्स है, फाइंड प्रोबेबिलिटी टू डीके इन 6 आवर्स ऑफ अ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस को 6 घंटे में डीके कर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? डीके कर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी निकालने, 1/2 का पावर n, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, 6r/2, इट इज 3, इट इज 1/r। ये जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो कोई पूछे मरने की प्रोबेबिलिटी, डेथ की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 1/8, तो वैल्यू इज 7/8। इतने चांस है तो 6 घंटे मर जाएगा, हाफ लाइफ कम है ना, तो आधा आधा, हर बार आधा आधा हो रहा है, तो घबरा जा रही है यार, मेरे गांव में तो बड़ा जल्दी लोग मर रहे हैं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ना, तो ज्यादा हो गई। गुड, ओके, कॉपी कर लो। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, उसमें एक कांस्टेंट रेट आर से रेडियोएक्टिव मटेरियल का निर्माण हो रहा है। कांस्टेंट रेट आर से प्रोडक्शन हो रहा है इस फैक्ट्री में रेडियोएक्टिव मटेरियल का, और ये रेडियोएक्टिव मटेरियल ए को डेवलप कर रहा है, कांस्टेंट रेट से प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो है रेडियोएक्टिव मटेरियल और लैम्डा के डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट से बी में कन्वर्ट हो रहा है, कह रहा है टी बराबर 0 पे ये भी 0 थे, ये भी 0 थे। पूछ रहा फाइंड number of nucleus of A as a function of time and number of nucleus of B as a function of time। और सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन Na and Nb when Na will be maximum। तो देखो, तो इसके लिए हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इस पे एक फैक्ट्री है जो कि कांस्टेंट रेट आर से रेडियोएक्टिव मटेरियल ए को डेवलप कर रहा है, और ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें? बी में। बी डीके नहीं कर रहा है, तो कह रहा है कि इस ए का टाइम के फंक्शन में कितने न्यूक्लियस आएंगे और बी के टाइम के फंक्शन में कितने न्यूक्लियस आएंगे। तो टी बराबर 0 पे ए के 0 थे, बी के 0 थे, तो टी बराबर टी पे मान लिया ए के एन थे और बी के एन बी थे मान लिया। तो फिर इस पे इक्वेशन लिखेंगे, डीके का इक्वेशन जो कैनेटिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में कैनेटिक्स में पढ़ते हो, डीके इक्वेशन डी एन ए बाई डी टी, इसको लिखोगे
इसका इंक्रीज होने का रेट इधर से आ रहा है ना, किस रेट से आ रहा है, आर के रेट से आ रहा है, आर के रेट से आ रहा है, और किस रेट से ये इधर कन्वर्ट हो रहा है, लैम्डा जा रहा है ना, तो लैम्डा इंटू एन है भाई। इसको, ये रेडियोएक्टिव मटेरियल है ना, अगर मान लो मैं रेडियोएक्टिव मटेरियल में एन न्यूक्लियस है, तो मैं किस रेट से टूटूंगा, डिके करूंगा, तो लैम्डा इंटू मेरा कितना न्यूक्लियस है, वो टूटने का हो गया, डिके करने का। तो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है आर रेट से, तो आर रेट से आ रहा है, और कितने से डिके कर रहा है, तो लैम्डा इंटू एन से डिके करेगा। ये इक्वेशन बनेगा, समझिएगा। अभी तो लिखे थे लैम्डा इंटू एन डिके करने का रेट, तो इसका डिके करने का रेट होगा लैम्डा इंटू एन है, इसका प्रोडक्शन का रेट होगा आर से, तो प्रोडक्ट हो रहा है। ये काइनेटिक्स की इक्वेशन बन गया। इधर से क्या लिखोगे, डी एन ए अपान आर माइनस लैम्डा एन ए बराबर डी टी। नाउ इंटीग्रेशन, टी बराबर 0 पे ए के कितने न्यूक्लियस हैं, 0, और टी बराबर टी पे ए के कितने न्यूक्लियस होंगे, एन ए। आ गया आंसर, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, एन ए की वैल्यू मिल जाएगी। इसका पहले क्वेश्चन का एन ए मिल जाएगा। फिर पूछ रहा है एनबी बताइए, एनबी, एनबी के कितने न्यूक्लियस बने, तो एनबी के लिए जब लिखोगे डी एनबी बाई डी टी, तो फिर एक तो तरीका ये है कि इसको इस समय पे प्रोडक्शन का जो रेट होगा डी एनबी बाई डी टी का प्रोडक्शन का रेट, इसको लिखोगे लैम्डा इंटू एन ए, लैम्डा इंटू एन ए लिखोगे ना, इससे प्रोडक्ट हो रहा है भाई, इस टाइम पे एन ए है तो इसे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जितने से बिखरेगा टूटेगा वही तो बनेगा। लेकिन इसके लिए तुम फिर यहां से जो एन ए आएगा उसको उठा के यहां प्लेस करोगे, फिर से करोगे इंटीग्रेट डी टी इधर भेज को, तब जाके आंसर आएगा। ये एक तरीका ये भी है भैया, इसने कितना प्रोड्यूस किया टोटल टी टाइम में, और ये कितना बचा हुआ है, इन दोनों का जो अंतर है वही तो बी में कन्वर्ट हुआ भाई। इसने 100 प्रोड्यूस किया और ये 40 ही बस बचा है, इसका मतलब 60 बी में कन्वर्ट हो गया ना। तो इसने कितना प्रोड्यूस किया, अगर रेट आर है तो टी टाइम में फैक्टर कितना प्रोड्यूस करेगी, आर इंटू टी, रेट कांस्टेंट है ना, तो टी टाइम उसने कितना प्रोड्यूस किया, आर इंटू टी, और कितना बचा हुआ है, ए वाला एन ए, बस यहां से एन ए जो आएगा उठा के रख दो, दिस इज आंसर। अगला क्या रहा है कि एन ए और एनबी में क्या रिलेशन हो ताकि एन ए की संख्या मैक्सिमम हो, तो फॉर एन ए मैक्सिमम, फॉर एन ए मैक्सिमम इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आना चाहिए, 0, डी एन ए बाई डी टी 0 होना चाहिए। मैथमेटिक्स यूज कर लो, मतलब इस वैल्यू को 0 कर दो, अगर इसको तुम 0 करते हो 0, तो आर माइनस एन ए बच जाएगा इंटू लैम्डा। तो कोई पूछे एन ए की वैल्यू क्या आएगी, आर अपॉन लैम्डा, कोई बात नहीं, एन बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इस ए की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी, आर अपॉन लैम्डा, और ये होना भी चाहिए, और ये आंसर है। और कोई पूछे इस एन ए की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो इतना ही है, एन ए की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू वो यही आएगी, आर अपॉन लैम्डा ही आएगी। क्यों आएगी भैया, ये प्रोड्यूस कर रहा है और ये डिके कर रहा है, तो जब ये डिके करने का रेट, इधर डिके करने का रेट जब इससे कम होगा तो इसकी संख्या बढ़ रही होगी, लेकिन जितनी ए की संख्या बढ़ेगी उतना ही डिके ज्यादा करेगा, ये तो कांस्टेंट है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो जितने से प्रोड्यूस होगा उतने से डिके हो जाएगा, तो फिर एन ए की संख्या मैक्सिमम पहुंच जाएगी, उसके बाद उसका इंक्रीज बंद हो जाएगा। मतलब अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करे एन ए वर्सेस टाइम का, एन ए वर्सेस टाइम का, तो ग्राफ ना ऐसे बनना चाहिए, इस तरीके से, एक सर्टेन टाइम बाद जो कि टाइम इनफाइनाइट लगेगा कांस्टेंट हो जाएगा, और एन ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज आर अपॉन लैम्डा। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछता है तुमसे, तब इसको ऐसे डील करेंगे, ठीक है। ओके, अब इसमें कुछ टर्म्स और हैं तो बता दो। ये आता है रेडियोएक्टिविटी के टाइप्स, एक पैरेलल डीके और एक सीरीज डीके। तो हम लोग पैरेलल, ये सब पढ़े होगे तुम लोग केमिस्ट्री में, पैरेलल रेडियोएक्टिव डीके ये होता है कि मान लो एक सैंपल है जिसमें एन न्यूक्लियस है, अब ये यूरेनियम में कन्वर्ट हो रहा है जिसका डिसइंटीग्रेशन लैम्डा 1 है, और लेड में कन्वर्ट हो रहा है, यूरेनियम कर रहा हूं, यूरेनियम तो खुद ही है, ये कन्वर्ट हो रहा है सपोज करो
सैंपल ए में ये जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है वो लैम्डा 1 डिसइंटीग्रेशन से ए में कन्वर्ट हो रहा है और लैम्डा 2 के डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट से बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो पूछता है कि इसका एवरेज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बताइए और इस प्रोसेस का जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ वो T1 है और इस प्रोसेस का हाफ लाइफ T2 है। तो एवरेज हाफ लाइफ बताइए। इस प्रोसेस का एवरेज लाइफ τ1 है और इस प्रोसेस का एवरेज लाइफ τ2 है। तो पूरे सिस्टम का एवरेज हाफ लाइफ बताइए या इक्विवेलेंट हाफ लाइफ। तो n न्यूक्लियस ए में करंट हो रहा है इधर इससे और इक्विवेलेंट हाफ लाइफ निकालना है और इक्विवेलेंट एवरेज लाइफ निकालना है और इक्विवेलेंट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, अच्छा बताओ, ये इस किसी टाइम t पे मान लो इसके Na न्यूक्लियस है और किसी टाइम t पे इसके Nb न्यूक्लियस है। तो मैं यहां पे क्वेश्चन लिख सकता हूं dNA/dt भाई किसी टाइम t पे इसके n न्यूक्लियस है, उस टाइम पे जिस टाइम पे इसके n न्यूक्लियस है इसका Na और इसका Nb है। तो Na का जो इंक्रीज होने का रेट होगा, Na का जो इंक्रीज होने का रेट होगा वो ये सैंपल भी जितना ज्यादा होगा उतना ही तो डीके भी होगा। जैसे कोई कहे कि एक गांव है जिसमें 2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोग हैं एक गांव में, हर महीने में 2 लोग बहरे हो रहे हैं और 2 लोग अंधे हो रहे हैं। गांव की संख्या 4 करोड़ हो गई। तो बहरे कितने होंगे, बहरे 4 हो जाएंगे और अंधे भी 4 हो जाएंगे। इसका ये से डबल हुआ, ये भी डबल, ये भी डबल। स्टैटिक, इसकी स्टैटिक इससे इस पर असर नहीं दिखाई दे और इसकी स्टैटिक से इससे मतलब नहीं है। भाई कोई वैसे कहे कि गांव में 2 करोड़ लोग थे, 2 बहरे हो रहे हैं हर महीना, 4 करोड़ हो गए, कितने बहरे हुए, 4। इससे क्या मतलब कितने अंधे हुए, क्या मतलब। तो ये जो dNA/dt है, जो इसका इंक्रीज होने का रेट dNA/dt है वो इस n पे डिपेंड करेगा। तो क्या लिखेंगे, लैम्डा 1 इंटू एन लिखेंगे। ये पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये बढ़ रहा है ना। उसी तरीके से dNB/dt इसको लिखोगे लैम्डा 2 इंटू एन। तो कोई पूछे कि ये किस रेट से डीके कर रहा है, ये किस रेट से डीके कर रहा है, मतलब माइनस dN/dt, ये जो आएगा ये दोनों किस रेट से बन रहे हैं उनका सम। 2 लोग बहरे हो रहे हैं, 2 लोग अंधे हो रहे हैं, तो ये किस रेट से जा रहा है, 4 रेट से खत्म हो रहा है, 2 + 2। तो दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा, लैम्डा 1 n प्लस लैम्डा 2 n, n कॉमन निकाल लो तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 = n। और इसको अगर मैं इसका लिखूं कि इसका इक्विवेलेंट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा है तो तुम ऐसे लिखोगे, लैम्डा है तो इक्विवेलेंट अगर है तो ऐसे लिखोगे। तो ये जो टर्म आया ना, इसको अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करा दूं, इससे कंपेयर करा दूं तो लैम्डा क्या मिल गया, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। इसका मतलब अगर पैरा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो लैम्डा बराबर किसका होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 के बराबर होगा। एक और बात, इस लैम्डा के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ln2 अपॉन t हाफ। लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट तो ln2 अपॉन t हाफ, इसके लिख सकता हूं ln2 अपॉन t1 हाफ लाइफ, इसका ln2 अपॉन t2, तो ln2 कट जाएगा तो इससे हाफ लाइफ में रिलेशन आ जाएगा, 1 अपॉन t इक्वल्स टू 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। क्यों, क्योंकि ऊपर ln था ना, कट गया। और कोई पूछे एवरेज लाइफ में तो लैम्डा को क्या लिखते हो, 1 अपॉन टाउ, टाउ 1 को 1 अपॉन टाउ 1, लैम्डा 2 को 1 अपॉन टाउ 2। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टाउ इक्वल्स टू 1 अपॉन टाउ 1 प्लस 1 अपॉन टाउ 2। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि पैरा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट में, ठीक है, एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। तो हमें समझ में आ गया कि ये होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है, दिस वन इज सीरीज डिसइंटीग्रेशन। सीरीज डिसइंटीग्रेशन, सीरीज रेडियोएक्टिविटी या सीरीज डिसइंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि एक रेडियोएक्टिव सैंपल ए है जो कि बी में कन्वर्ट हो रहा है लैम्डा 1 की डिसइंटीग्रेशन से, और बी कन्वर्ट हो रहा है लैम्डा 2 से सी में। t बराबर 0 पे इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस n0 है,
इसके 0 है, इसके 0 है, टी टाइम पे इसके Na हो जाता है, इसका Nb हो जाता है, और इसके जो होंगे ना Nc हो जाता है। और Nc तुम खूब आराम से निकाल सकते हो टी टाइम पे। अगर Na Nb पता होते तो Nc पता कितना होता भाई। शुरू में N0 थे, शुरू में 10 लोग थे, उसमें से 5 बचे हैं और 2 बी में कन्वर्ट हो गए हैं, तो कितने सी में बचे? 5 2 7 और 10 थे 3, ये 3 हुए। इसका मतलब Nc क्या होगा? N0 माइनस Na माइनस Nb होगा। बस Na Nb निकल गया तो हमारा आंसर आ गया। अब देखो Nb मैं खूब आराम से निकाल सकता हूं, नहीं Nb नहीं निकाल सकता आराम से, रेट ऑफ डीके। Na आराम से निकाल सकते हो, Na इसलिए निकाल सकते हो भाई, जो A है उसका डीके करने का रेट λ1 है, N0 इसका इनिशियल है। तो इसको जानना है तो तुम्हें B से क्या मतलब भाई? भाई गांव में 10 लोग मर रहे हैं, 1 करोड़ लोग थे, 10 लोग नहीं मर रहे हैं, तो जो मर गए उनको छोड़ो ना, जो बचे उन पर ध्यान दो ना। तो ए पे ध्यान दो ना, बी और सी से क्या मतलब है? तो जो Na है वो इसे N0 से आ जाएगा। Na की वैल्यू पता है क्या है? दिस इज N0 e टू द पावर माइनस λ1t बनेगा। भाई N0 न्यूक्लियस थे, Na न्यूक्लियस बचे, टी बराबर 0 पे N0 थे और Na बचे हैं, और डिसइंटीग्रेशन का कांस्टेंट क्या है? λ1 है, तो Na क्या आ गया? इतना। तो मैं इसको सीधे लिख सकता हूँ, मतलब टाइम के फंक्शन में तुमने Na निकाल लिया, N भी निकले तो आंसर आ जाए, Nc भी आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, Nb पे रेट और काइनेटिक्स का इक्वेशन लिखा, तो dNb/dt किसी टाइम t पे dNb/dt ये किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? तो ये λ1 है और ये Na है, तो क्या लिखोगे? λ1 को Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इससे क्या आ जाएगा? इससे ये आ जाएगा कि किस रेट से इधर से प्रोडक्शन हो रहा है बी का, भाई किस रेट से डीके कर रहा है, इसके लिए λ2 को Nb मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस λ2 इंटू Nb मल्टीप्लाई कर दोगे। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? इससे तुम्हें ये मिल जाएगा कि बी का रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा। अब क्या किया जाता है, इस Na की वैल्यू यहां से Na उठा के यहां प्लेस किया जाता है, तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन का इक्वेशन बनता है। कर दोगे इंटीग्रेट तो इससे Nb की जो वैल्यू आती है, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको तुम्हें ध्यान रखना होगा, मैं बताता हूं। देखिए, तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको तुम्हें ध्यान रखना होगा कि अगर बी के नंबर ऑफ न्यूक्लियस तुम्हें जानना हो तो इस फॉर्मूले को गवर्न करेगा। अब इसमें कुछ चीजें वो पूछता है, ये पूछता है कि वो टाइम बताइए जब बी के न्यूक्लियस की संख्या मैक्सिमम हो जाएगी, बी के न्यूक्लियस की संख्या मैक्सिमम हो जाएगी, तो क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दोगे। तो ये अलग से तुम्हें ध्यान रखना है कि Nb मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि ये भी कई बार आ चुका है, खासकर यही ज्यादा आ चुका है। Nb मैक्सिमम कब होगा? जब डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसको 0 कर दो, तो इसी से एक इक्वेशन तो ये बन गया, λ1 Na बराबर λ2 Nb। जब भी ये होल्ड करेगा, Na क्या होगा? Nb क्या होगा? मैक्सिमम होगा। दूसरा, या तो Na की वैल्यू उठा के यहां प्लेस कर दो, Nb की वैल्यू यहां उठा के प्लेस कर दो, तब सॉल्व करो तो आंसर आएगा। या Nb को ही तो डिफरेंशिएट करना है Nb मैक्सिमम पे, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 कर दो टी के रिस्पेक्ट में। जब टी के रिस्पेक्ट में 0 करोगे ना 0, तो ये तो कांस्टेंट है, 0 की वजह से बाहर आ जाएगा, ये बनेगा e की पावर माइनस λt, कर दो डिफरेंशिएट, ये बनेगा e की पावर माइनस λ1t। अब माइनस λ1 बाहर आ जाएगा, यहां से आएगा प्लस λ2 e टू द पावर माइनस λ2t इक्वल टू 0 करेंगे तो इक्वालिटी लग जाएगी, ये हटा दो, फिर इस λ2 को यहां भेज दो, भेज दिया, इसको तुम इधर भेज दो, तो ये प्लस λ1 हो जाएगा ऊपर कॉमन, लॉग ले लो, तो बनेगा क्या? ln λ1 अपॉन λ2 इतना। तो इससे जो टाइम की वैल्यू आती है, टाइम की वैल्यू, रुको, इससे जो टाइम की वैल्यू आती है उसको अलग से तुम ध्यान रखोगे। दिस टाइम इज 1 अपॉन λ1 माइनस λ2 ln λ1 अपॉन λ2 आता है। रिपीट कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 बार तो आ ही चुका है कि सीरीज डिसइंटीग्रेशन में बताइए कि वो टाइम जब बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो आंसर होता है 1 अपॉन λ1 माइनस λ2 ln λ1 अपॉन λ2। और दूसरा Na Nb में क्या रिलेशन होगा जब बी की संख्या मैक्सिमम होगी, तो ये आता है। अब बी का टाइम के फंक्शन में क्या इक्वेशन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कोई पूछे इस बी की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताइए कितना आएगा,
ये जो टी आया ना, इसको उठा के तुम यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, आ गया बी की मैक्सिमम। ठीक है, तो आज मैंने आपको सिखाया क्या, रेडियो एक्टिविटी।